हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। आपने लाखों ट्रिक की वीडियो देखा होगा, लाखों बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का वीडियो देखा होगा, लेकिन ये जो वीडियो है 100% सबसे अलग, जीनियस और जेन्युइन ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ और मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है, किस तरह की कॉपी लिखी जाती है, और इस बार जो टॉपर थे वो किस तरह से कॉपी लिखे थे कि उनके एक भी नंबर नहीं कटे थे। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी राइटिंग है की स्किल जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके दो दोस्त है, समझो आपके जो है दो दोस्त है, एक बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, ठीक है, बट इसके जो मार्क्स आते हैं ये कम आते हैं। इसके मार्क्स कम आते हैं, भाई कम क्यों आते हैं? और दूसरा जो कम पढ़ता है उसके मार्क्स आप देखोगे कि बहुत अच्छे 100% आते हैं। ये क्या ट्रिक लगाता है और इसके नंबर क्यों? आप चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना लिख लो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ये मैटर नहीं करता है, आपने लिखा कैसे है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो लिखने के ट्रिक, लिखने का स्किल, लिखने का कला आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप लिख कर आओगे, चाहे जिस भी विचारधारा का एग्जामिनर हो, चाहे जितना खड़ूस हो, चाहे दिल का पत्थर वाला आदमी हो, उसका पत्थर पिघल जाएगा भाई। ये ट्रिक आज की इस वीडियो में बताने वाला। बोर्ड एग्जाम में ये जिस भी लिखी हुई ऐसी कॉपी जिस भी एग्जामिनर के पास जाएगी, वो पूरा का पूरा खुशी से नंबर दे देगा। ठीक है, आखिर इन दोनों स्टूडेंटों के नंबर में फर्क क्यों है? यानी एक का ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, बहुत सब कुछ लिख कर आया है जो पूछा गया है, बट इसके नंबर जो है वो कम आए, और वही जो दूसरा स्टूडेंट कम पढ़ा है लेकिन इसे कॉपी लिखने का स्किल पता है, तो ये अच्छा मार्क्स लिख कर लेकर आया। आखिर इन दोनों स्टूडेंटों के अंदर फर्क क्या है? कॉपी लिखने की स्किल की फर्क है। अगर इन दोनों स्टूडेंट के अंदर फर्क था तो सिर्फ कॉपी राइटिंग स्किल का फर्क था। ठीक है, कि कॉपी राइटिंग, इसको लिखने का तरीका पता है, इसको नहीं पता है। हम बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कि द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी ये जो ट्रिक है बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं 110% गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे, बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आप अगर 10th 12th में तो 20 से 25 मिनट का समय निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। ठीक है, अब देखो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिख कर आना है कि आपके 100% मार्क्स मिले, एक भी नंबर आपके नहीं कट सकते हैं। आप बहुत, आपकी हैंड राइटिंग खराब है, क्या क्या मैटर करता है ये भी चीजें मैं बताऊंगा। 100% मार्क्स आपको पक्का मिलेगा, और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी। सबसे पहले आप कहोगे कि सर मेरी तो हैंड राइटिंग खराब है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप 100% मार्क्स लेकर आओगे? लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 100% मार्क्स लेकर आओगे। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया, बहुत सारे टॉपर से बात किया कि हैंड राइटिंग पे कितने नंबर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ, लोगों की विचारधारा को समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या देखकर, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, वो क्या देखकर नंबर काटते, वो क्या देखकर। हर एक एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे, कई वर्षों से कॉपी चेक करे, उनसे मैं बात किया तो उन सभी ने एक चीज बताया जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बोर्ड परीक्षा में हैंड राइटिंग कितनी मैटर करती है और हैंड राइटिंग पे कितना नंबर कटता है। बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, यानी एक भी आपको नंबर न कटे। अगर 100 नंबर का है तो 100 नंबर मिले, 70 नंबर का है तो 70 नंबर मिले। आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना, सबसे मेन चीज यही होता है, और बच्चे यहीं पे गलती करके अपने पूरे के पूरे नंबर जो है एवरेज करा लेते हैं। इसी चीज को आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे देखकर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करा, जो टीचर है, वो खुश हो जाए और पूरे नंबरों की आपको बरसात कर दे। ठीक है, वो ट्रिक आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड नेक्स्ट बात करेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट अगर इसे लिखता है तो उसे 100 में 100 नंबर मिलते हैं, 100 में 100 नंबर मिलते हैं। अगर 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो उसे 70 में 70 नंबर मिलते हैं। अगर इसी चीज को एक सामान्य, एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो 100 में उसे कितने मिलते हैं? 100 में केवल 75 नंबर, 70 नंबर ऐसे मिलते हैं। ठीक है, और 70 नंबर में बात कर लेंगे तो उसे केवल 50 से 45 नंबर तक ही मिल जाते हैं। इसके जो 20 नंबर है, 15 नंबर है, वो कहाँ पे कट जाते हैं? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में जो नंबर कटते हैं वो कहाँ पे कटते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपकी 100% गारंटी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना।
इन दोनों छात्रों के नंबर अलग-अलग क्यों है, आपने कभी विचार किया? तो अगर आज के इस वीडियो को आप देख लोगे तो आप एक टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि ये आपको बोर्ड के पेपर में, ठीक है, किस पेन का यूज करना है, ये सबसे ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें किस पेन का यूज करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो ये और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं अभी बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए हमने यहाँ पे 2 ब्लू पेन ले रखा है इस तरह का, एंड यहाँ पे 2 ब्लैक पेन ले रखा है, ठीक है। और एक ब्लैक स्केच का आपको यूज करना है कि नहीं, ये जो बोर्ड है अलाउ करता है कि नहीं, ये भी चीजें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे एक हाइलाइटर लिया हूँ, इस हाइलाइटर का यूज टॉपर ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, आपको किस तरह से करना है ये भी चीजें बताऊंगा। और एक स्केल जब भी मैं लूंगा तो 30 सेमी का स्केल इसलिए लूंगा क्योंकि ये जो कॉपी होती है आपका, ये 18 सेमी तक होती है, ठीक है। और 15 सेमी का स्केल लेकर जाओगे आप तो 2 बार में खींचना पड़ता है, जिससे नीचे वाली लाइन टेढ़ी हो जाती है। ये रहा स्केल, इन सभी को एक तरफ हम रखते हैं। और कॉपी लिखने के लिए हमने यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ले रखा है, जिसकी सहायता से हम कॉपी को लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि 10th में जो कॉपी में ओएमआर सीट भरा जाता है बहुविकल्पी के लिए, इसको मैं अभी एक तरफ रखता हूं, और 12 में भी कैसे लिखना है ये भी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है। और यहीं से बच्चे गलती कर दोगे तो आपकी जो कॉपी है आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लैक एंड ब्लू किसी भी पेन से इस कॉपी को पूरा अपने से भरना होता है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा लिख दिया जाता है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी विभाग में अपना नाम न लिखे, यानी कि आपको कहीं भी नाम नहीं लिखना है। एंड परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे मेरे पास एक ये क्वेश्चन पेपर है, जहां पे जो क्वेश्चन यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है, देखो 12 32 96 48 33, इसी चीज को जैसे लिखा है ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं 12 32 96, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा था अंकों में का मतलब अंकों में लिख दिया। अब नेक्स्ट आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। 10th 12th की जो कॉपी होती है बिल्कुल सेम होती है, जैसे यहाँ पे है वही कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखते समय बच्चे गलती कर देते, जैसे यहाँ पे 1 है तो आपको सिंपली क्या लिखना है, 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 है तो आपको 2 लिखना है। और बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, आपको कॉमा नहीं लगाना। 2 है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। यहाँ पे हमने किस में लिख दिया, इस चीज को हमने शब्दों में लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तीसरा नंबर पे आ जाता है, यहाँ पे विषय प्रश्न पत्र तथा संकेतांक आपको लिखना है। तो विषय तो हमारा जो है ये हिंदी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हिंदी। इसके बाद आता है प्रश्न पत्र, ठीक है। 10th 12th में दोनों में एक ही हिंदी पेपर होता है, तो इसमें लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र जो होगा क्या हो जाएगा, केवल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, आपका जो पेपर मिलेगा, जैसे ये पेपर है, ठीक है, इसका संकेतांक क्या है, 801 DI, इसी चीज को इस बॉक्स में भर देना है, 801 DI। इस तरह से हमने बॉक्स में भर दिया। अब यहाँ पे परीक्षा का दिन चौथा नंबर पे आता है, तो परीक्षा का दिन सोमवार है तो हम यहाँ पे भर देंगे सोमवार। अब इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। तो जो परीक्षा है वो है 24 फरवरी से, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 फरवरी 2026। अब इसके बाद एक कामा देना है, और पाली में आपको देखो हाई स्कूल का प्रथम पाली होगा, एंड इंटरमीडिएट का जो साइंस साइड होगा वो क्या होगा, द्वितीय पाली होगा। तो हम यहाँ पे प्रथम पाली भर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे एक आता है केंद्र का नाम, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वहां पे आपको केंद्र का नाम मिल जाएगा, ठीक। जैसे मैं एक केंद्र का नाम लिख देता हूं, ठीक है। इस तरह से हमने एक सेंटर का नाम लिखा। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ये सभी क्या करेंगे, एग्जामिनर करेंगे। इतना आपका काम हो गया कि सबसे पहले अंकों में रोल नंबर, शब्दों में विषय हिंदी, प्रश्न पत्र केवल, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक,
परीक्षा का दिन और यहाँ पे डेट कौन सा है, पाली कौन सी है और एक केंद्र का नाम अपने से लिखना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो बोर्ड की कॉपी होती है, यहाँ से आपको शुरू करना है कॉपी को लिखना। ठीक है, कॉपी को कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इन बहुविकल्पीय प्रश्न का 10th में OMR शीट पे लिखना है और 12th में आपको आंसर शीट पे ही लिखना है। तो इस चीज को मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे लिखना है। और यहाँ पे लिखने का आपका एक भी नंबर नहीं कटता। मेन जो नंबर आपका कटता है वो यहाँ से कटना शुरू होता है। यहीं से बच्चे देखो जैसे आता है यहाँ पे खंड प और वर्णात्मक टाइप के प्रश्न, इसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना है और ये 50 मार्क्स का आता है और यहाँ से 2 घंटे का समय आपको मिलता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको देखो क्या करना, आंसर शीट पे लिखना और यहीं से नंबर आपके कटते हैं और बढ़ते हैं। बच्चे यहाँ ये 50 मार्क्स का होता है, इसमें 30 नंबर 35 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में कमजोर से कमजोर अगर छात्र देख रहे हैं तो उनका भी एक अच्छा मार्क्स टॉपर के बराबर नंबर आएगा। ठीक है, और बहुत पढ़ने में अच्छे हो तो आप बिल्कुल टॉपर बन जाओगे ये ट्रिक लगाकर। देखो बोर्ड एग्जाम में बच्चा क्या आंसर लिख कर आया है ये मैटर नहीं करता, मैटर इस बात पर करता है कि वो किस प्रकार से लिख कर आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको है वर्णनात्मक प्रश्न 50 मार्क्स का 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये गद्यांश के नीचे 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है और यहां से आपको 6 नंबर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने कॉपी की शुरुआत करना है, क्योंकि अगर कॉपी की शुरुआत ही अच्छा से नहीं करोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहां से होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी स्केल की, इसकी पड़ी स्केल की। एक स्केल से जब भी लेंगे तो ज्यादा की दूरी लेंगे, जब भी लेंगे एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर इस तरह का पाई हम खींच लेंगे। यहाँ पे आपका शुरू क्या होता है, खंड अ। ठीक है, खंड अ में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो आपको इसका जो हेड है, इस हेड पे आपको लिखना है खंड अ और इसके नीचे स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच देना है। अब देखिए जब हमने यहाँ पे खंड अ डाला है, इस खंड अ को हम ब्लैक स्केच से भी डाल सकते हैं, ये बोर्ड पूरी तरह से अलाउ करता है। ठीक है, आपको स्केच का उपयोग कर सकते हो लेकिन केवल ब्लैक का स्केच का यूज करना है और आप किसी भी तरह के रंगीन स्केच का यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पे हमने खंड अ डाला, खंड अ में किस टाइप के प्रश्न है बच्चा, वर्णनात्मक प्रश्न है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे हमने डाल दिया खंड अ, खंड अ में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 21 नंबर के अंतर्गत आता है। ऊपर से एक लाइन छोड़ना और यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21 और इसके नीचे स्केल से क्या करना है, डबल पाई खींच देना है। इस तरह से हमने इसके नीचे पाई खींच दिया। अब यहाँ पे सबसे मेन चीजें जो शुरू होता है वो होता है यहीं से। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो गद्यांश देता है, जिसमें से किसी एक गद्यांश को आपको हल करना होता है। ठीक है, तो आप चाहे इसको सेलेक्ट करो चाहे इसको सेलेक्ट करो। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, टीचर को कैसे पता चलेगा आपने किस गद्यांश को हल किया है। इसके लिए आपको एक संकेत के रूप में संकेत लेकर इसका पहला 1 से 2 अक्षर गद्यांश का और लास्ट का 1 से 2 अक्षर, इसको लिख रहे हो तो इसका 1 से 2 अक्षर और लास्ट का 1 से 2 अक्षर। अभी हम पहले वाले को हल करने वाले हैं। इसका क्या है, पहला अक्षर रोहतास दुर्ग डैश डैश कहाँ अंत था। तो लिखने से पहले एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे संकेत हेडिंग। अब पहला अक्षर इसका क्या है, रोहतास दुर्ग। ठीक, तो हम इसमें डाल देंगे रोहतास दुर्ग। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, डैश डैश इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूं। ठीक है, अब लास्ट अक्षर क्या है इसका, कहां अंत था। ठीक, तो इसको लिख देंगे कहां अंत था, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ लिख दिया कि कहां अंत था, इतना चीजें लिख दिया। अब इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो यही आता है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए या उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमें इसका पाठ एंड इसके जो लेखक है वो पता होना चाहिए, तभी तो हम संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो पाठ है
वो पाठ है ममता नामक पाठ से लिया गया है एंड इसके जो राइटर है, लेखक है, वो स्वयं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसको आपको तैयार रखना है, ठीक है। नहीं याद है तो कैसे लिखना, ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, पहले नंबर पे दे रखा है संदर्भ लिखने के लिए। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या दे रखा है, नंबर में इसमें अ दे रखा है, ठीक है। तो यही बच्चे गलती कर देते हैं कि ये चीजें नहीं डालते हैं, एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी कॉपी चेकिंग में जितना कम समय लगेगा आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, यही इसका एक कहावत है और ये रियल है। और नंबर पे क्या है आपका संदर्भ, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे संदर्भ। इस तरह से स्केल से इसके नीचे डबल पाई खींच देंगे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया संदर्भ और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लिया। अब इसको लिखना कैसे, देखो लिखना ऐसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये हिंदी से लिया गया है। तो हिंदी को जब भी हम लिखेंगे तो किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, यहाँ पे लिख देंगे के गद्य खंड में संकलित। ये गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो ममता को ब्लैक पेन से लिखेंगे इसके शीर्षक को, और इन्वर्टेड कामा में इस तरह से करके लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे ममता नामक पाठ से लिया गया है या शीर्षक से लिया गया, आप दोनों लिख सकते हो। ये हो गया इतना। अब देखो लिख दिया हमने प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के देखो इसमें क्या होता है, गद्यांश में होता है आपके लेखक और पद्यांश में होता है कवि या रचयिता, ठीक है। तो लिखेंगे कि इस गद्यांश के लेखक, इस गद्यांश के लेखक कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद जी। तो इनको ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में इस तरह से करके लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब लिख देंगे यहाँ पे जी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया, देखो इस तरह से आपको लिखना है जैसे हमने लिख दिया। अब यहाँ से आपके पूरे के पूरे 2 नंबर मिल गए। अब इसके बाद आपको जब भी एक क्वेश्चन एंड होता है 1 2 3 लाइन का गैप करना है, ठीक है। कोई भी, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे ब नंबर पे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी बच्चों, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे एक रेखा, एक इस तरह की लाइन खींची गई है, ठीक है। ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करनी होती है। जैसे उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। जो ममता नामक स्त्री थी, ठीक है, वो विधवा थी और विधवा रहेगी तो उसका जो यौवन है, ठीक है, उसकी उम्र अभी नहीं है, तो उसका जो यौवन है वो सोड़ के समान उमड़ रहा था, जैसे नदी कोई उमड़ती है उस तरह से उमड़ रहा था। ऐसे आपको लिखना है। मन में वेदना थी, मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, मस्तक में आंधी थी, यानी कि उसके प्रति मस्तक में क्या थी, आंधी थी, मतलब कि कब हमारी जो पीड़ा है वो शांत हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो ममता थी, आपने पढ़ा होगा जयशंकर प्रसाद का, ये विधवा थी और कम उम्र में विधवा हो गई थी। इसी को अपने शब्दों में लिखना होता है बना बनाकर। जैसे यहाँ पे आधी आंखों में, ठीक है, आंखों में पानी की बरसात, मतलब वो उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, मतलब कि उसके पास दुनिया का हर एक सामान था, सिर्फ वो विधवा थी, इसी चीज की उसके अंदर कमी थी। यानी जो सुख का छाया था उसे भी वो कांटे जैसे महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका जो जो यौवन सोड़ है वो उमड़ रहा था। इसी चीज को अपने शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ब नंबर डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग डालना है, ठीक है। इसको जब भी डालेंगे तो 3 लाइन का गैप कर कर, और यहाँ पे हम डालेंगे ब नंबर, ठीक है, ब नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या।
इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या डाला, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसकी व्याख्या हमें लिखना है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि सीधे यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज आपको नहीं लिखना है। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या, अब इसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब यहाँ पे ये क्या है, गद्यांश है तो लेखक लिखेंगे, अगर पद्यांश होता तो कवि लिखते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। ठीक है, कहता है कि जो ममता का यौवन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से उफान पर है। इसी चीज को लिखेंगे। ठीक है, कहता है कि ममता का यौवन, देखो हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है कि ममता का यौवन पूरी तरह से उफान पर था, वो हर प्रकार की भौतिक सुखों से संपन्न है। ठीक है, फिर भी विधवा जीवन की कठोर अभिशाप से उसका मन पूरी तरह से विचारों और भावों से भरा था। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। और इसके आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है। देखिए, जब भी हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो आपको ये नहीं कि लाल वाले से शुरू कर दे। ठीक है, आपको ये ऊपर से एक लाइन छोड़कर, का सुख भी उसके कांटों की दुखपूर्ण सया समान प्रतीत हो रहा था, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके नीचे आप देखोगे कि 100 नंबर पे एक यहाँ पे 100 नंबर दे रखा है कि संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रयी प्राणी कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से मिलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रयी प्राणी है। इसी का आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेज पे, जब आप देखोगे तो ये आता है 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर में क्या होता है, पद्यांश होता है। और जब भी हम पद्यांश यानी क्वेश्चन नंबर 22 डालेंगे तो इसके बाद 1 2 3 लाइन का गैप कर कर यहां से हम 22 नंबर डालेंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान देना। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालना होता, अगर लिखना होता तो यहां से हम लिखते प्रश्नोत्तर संख्या 22। इस तरह से हम लिखते, लेकिन आपको अगर यहाँ पे केवल हम संदर्भ डाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना जब 4 लाइन 5 लाइन का जगह मिलता है तो आपको नेक्स्ट पेज से कर लेना है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से लिखना है। और आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसे कैसे लिखना है ये देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको खंड ब डालना है। खंड ब में जिस भी टाइप के प्रश्न है, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिससे उसमें लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न, दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न आते हैं, उसको यहाँ पे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, जो भी आपको यहाँ पे डालना है ब्लैक पेन से। एक लाइन छोड़कर संकेत देना है, जैसे यहाँ पे हमने दिया रोहतास दुर्ग डैश डैश कहाँ अंत था। अब इसके बाद हमें और नंबर पे क्या है, संदर्भ लिखने के लिए बोल रखा है। तो आपको इस तरह से संदर्भ लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। संदर्भ लिखते समय आपको एक चीज की सावधानी बरतनी है, हिंदी को ब्लैक पेन से, शीर्षक को ब्लैक पेन से और इसके लेखक को ब्लैक पेन से लिखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो कैसे लिखना है। देखो, हमने सभी एग्जामिनर से बात किया तो एग्जामिनर ने सभी एक ही बात कहा कि अगर वो शब्द, ठीक है, ये जो लिखा हुआ शब्द है, अगर ये पढ़ने में आ रहा है, इसे एग्जामिनर पढ़ ले रहा है, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हमने यही उनसे क्वेश्चन कर दिया कि आखिर नंबर कहाँ पे कटते बच्चों के। वो चीजें चाहिए बताए, वो हम बताएंगे, क्योंकि स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब कहीं पे बच्चे क्या करते हैं, और नंबर भूल जाते हैं और प्रश्नोत्तर संख्या को सीरियल से नहीं करते। सबसे बड़ा उनका ये गलती होता है। अब देखो, हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रस्तुत और गद्यांश, ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखना है। और इसके साथ ही साथ इसके नीचे की जो आपकी दूरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है, वो सभी शब्दों के बीच में आपका समान होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं कोई छोटा शब्द लिख दिया, कोई बड़ा लिख दिया। ऐसे करोगे तो देखने में पुअर लगेगा। ठीक है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई इतना होना चाहिए और सभी शब्द सीधा लिखा होना चाहिए। और इसका जो ये माथा होता है ना, ये पूरा माथा भरा होना चाहिए। कोई कई बच्चे झटके में लिखते हैं तो पीछे माथा इस तरह से छोड़ खींचते हैं। ठीक है, बाकी आगे नहीं खींचेंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और आपको एक चीज बता दूं कि
कि आपको शुरू के 2 से 3 पेज, ठीक है, कॉपी की प्रारंभ हो गया, हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, ये चीजें हो गया। और एक चीज और है कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस पेन का यूज करना है। ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। तो सबसे बेस्ट 3 पेन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक सेलो का पेन होता है सबसे बेस्ट, एक एल्कोस साइन का पेन होता है सबसे बेस्ट होता है, और इसके साथ एक और पेन है जो कि आपका ये, ठीक है, ये वाला पेन है आपका फाइबर पॉइंट पेन है रेशियो का। ये बहुत मस्त पेन है, 15 रुपया का आता है, फाइबर पॉइंट रेशियो का पेन है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, लिखने में स्मूथ होता है। अब इसके साथ ही साथ आप इसके पेंटोनिक भी बहुत बच्चों का फेवरेट होता है, पेंटोनिक से लिख सकते हो। आपको उसी पेन का यूज करना है जिस पेन से अगर आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो उसका आज से ही लिखना शुरू कर दो, क्योंकि वो चीज आपके हाथ में बैठी रहेगी। ये नहीं कि आप जिस दिन एग्जाम रहा महंगा वाला पेन लेकर चले गए, वो आपके हाथ में नहीं बैठेगा, आपके हाथ में रहेगा नहीं, आपके हाथ की पकड़ उस पे नहीं रहेगी। तो जिस पेन से अभी आपको लिखना एग्जाम में, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका उत्तर कैसे लिखना, जैसे ये सब पूरा आपको फॉर्मेट पता है कि खंड ब लिखना, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, संकेत, रोहतास दुर्ग कहाँ, ये सब चीजें, ठीक है। संदर्भ भी आपको लिखना पता हो गया, और हिंदी तो लिखोगे ही लिखोगे। और आपको पाठ का नाम नहीं पता है तो इसको पहले या दूसरे पाठ के नाम को नीले पेन से लिखेंगे, और उनके जो लेखक है उनको भी नीले पेन से लिखेंगे। इस चीज का ध्यान देना, आप इस तरह से लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक कहता है कि इतना तो लिखोगे, इसके बाद जो रेखा जिसके नीचे खींची गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक लाइन बेसी आपको उतार देना है। सिंपल यही काम करना है, ठीक है। तो आपके नंबर जो है इसमें, अगर जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर पढ़ भी लेता है, पढ़ता तो नहीं, लेकिन अगर पढ़ भी लेता है तो भी आपको इसमें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी आपको 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने कॉपी लिखा। इसके बाद बात करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं आता है तो गलत चीजें, कस्में लिख देते हैं, उसमें गालियां लिख देते हैं, प्रेम पत्र लिख देते हैं, इस बार भी कॉपी आई थी, मैं चेक किया था, और धार्मिक चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। तो आपको कदापि कभी भी गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, आई लव यू पूजा, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। और किसी भी तरह के स्वास्तिक, धार्मिक चिन्ह, अल्लाह, 786, ठीक है, और सिख ईसाई का जो भी चिन्ह होता है उसको नहीं लिखना है। ये पूरी तरह से इलीगल है। अगर टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे, लेकिन टीचर ऐसा नहीं करता है। आपकी कॉपी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपकी कॉपी में प्लस पॉइंट होता है, बोनस होता है, बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का समय बचता है और एग्जामिनर आपको एक अच्छा मार्क्स देता है, क्योंकि एग्जामिनर को फ्रंट वाली पेज पर कॉपी के बार-बार नंबर को चढ़ाना पड़ता है कि 5 नंबर क्वेश्चन में बच्चा ने 8 नंबर पाया, 7 नंबर वाले में बच्चा ने 5 नंबर पाया, ऐसे उसको चढ़ाना होता है। अगर आप 5, 6, 7, 1, 2, 3 न कर कभी 6 कर दिया, कभी 5 कर दिया, कभी 9 कर दिया, कभी 11 कर दिया, तो ऐसे में टीचर थोड़ा-सा भटका होगा। ठीक है, तो इस चीज से आपको बचना है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते थे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते तो नेक्स्ट पेज पर उसका आंसर नहीं पता होता है तो बाद में लिख देते कि शेष नंबर 6 का उत्तर। अगर ये गलती करते तो इसका एक भी आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर शेष जैसे लिखते प्रश्नोत्तर संख्या 5 का शेष उत्तर, ये चीज क्योंकि एग्जामिनर एक बार चढ़ा देगा कॉपी के फर्स्ट पेज पर तो उसे एडिट नहीं करता है, ये आपका छूट जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि इसके आगे हम और भी लिखेंगे तो आपको एक जगह 3 से लाइन का छोड़ देना है, 1 लाइन 2 लाइन ज्यादा जगह छोड़ देना है। और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है, सभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करने के साथ ही साथ आपको प्रत्येक खंड के प्रश्नों को भी एक साथ हल करना है। ये नहीं कि आप में खंड कई ठो देर का, जैसे खंड ब, खंड स, खंड द, तो खंड स के प्रश्न को, ठीक है, खंड खंड स के प्रश्न को खंड द में कर दिए। ऐसे करोगे तो आपका जो नंबर है वो 100% कट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने सही भी लिखा है, आपको तरीका नहीं पता, तो आपके नंबर 100% कटेंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, और आपका नेक्स्ट 26 नंबर आता है क्वेश्चन पेपर में कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का सिर्फ 3 नंबर मिलता है और इनकी रचना का नाम लिखने का 2 नंबर, यानी यहाँ से 5 नंबर आपको मिलता है।
इसमें जैसे जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको लिखना कैसे? देखो सबसे पहले हम जिस भी लेखक परिचय हेडिंग डालेंगे, क्योंकि आप में लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों देता है। ऊपर लेखक परिचय हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं, जिसका भी यहाँ पे उनका टाइटल लिखना है। अब यहाँ पे है संक्षिप्त परिचय, आपको लिख देना, जैसे इनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि मैं एक हाइलाइटर आपको शुरू में दिखाया था, कि हाइलाइटर का यूज टॉपर करते हुए आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये बॉक्स में आपको संक्षिप्त परिचय इनका, जैसे हमने बताया क्या क्या लिखना है। अब यहाँ पे इसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है। जीवन परिचय में देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इससे भी बेहतर आप ऐसे लिखोगे कि जैसे ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे। ठीक है, तो लिखेंगे छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म। तब जब कोई टीचर इतना ज्यादा आपको प्रभावित होगा कि कुछ कहने का नहीं। ठीक है। तो अब इनके जन्म को किस पेन से लिखेंगे? इनके जन्म को ब्लैक पेन से, और यहाँ पे देखो हाइलाइटर का यूज किया गया है। आप भी ऐसे हाइलाइटर से हाइलाइट चीजें कर सकते हो, टीचर इसी को देखकर आपको नंबर दे देगा। और इनके जो देखो यहाँ पे इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसको ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखा गया है। ठीक है। अब यहाँ तक लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा। और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, यहाँ पे देखो नाटक में उनका चंद्रगुप्त था, कहानी में छाया, उपन्यास में कंकाल, महाकाव्य में कामयानी। अब इस बच्चे को कितना नंबर मिला? पूरा का पूरा 5 नंबर मिला। ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे 28 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे 28 नंबर का है 4 नंबर में, तो सबसे पहले ऊपर हम डालेंगे हेड पे क्या? पत्र लेखन। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचनी है आपको, और यहाँ पे डालना है सेवा में लिखना है। अब सेवा में के जस्ट बाद आपको एक कामा लगाना है, और जहां से ये कामा खत्म होता है वहीं से मुख्य नगर अधिकारी आपको नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये कहाँ के उसको लिखना है। और विषय सबसे इंपॉर्टेंट है, किस विषय पर आप लिख रहे हो। ठीक है। और विषय को सेवा में के जस्ट नीचे होना चाहिए, और विषय को ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए। शहर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। अब इसके बाद विषय के जस्ट नीचे आपको महोदय लिखना है ब्लैक पेन से, और एक कामा लगा देना। और ये जहां से कामा खत्म होता है वहीं से सविनय निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है, नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। जो बात थी उसको आपने लिख दिया इतना। अब इसके बाद जब भी हम अतः लिखते हैं, तो ये आगे का कुछ इतना लाइन छोड़कर ही अतः लिखेंगे, जैसे यहाँ पे छोड़ा गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे लास्ट में आपको धन्यवाद और दिनांक यहाँ पे लिखना है। भवदी में आपका अपना नाम नहीं लिखना है, क ख ग घ लिख देना, आप जो हो लिख देना है। कक्षा 10वीं 12वीं यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 30 नंबर पे आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का आता है। ठीक है। तो आपको देखो निबंध कैसे लिखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊपर क्या डालेंगे? निबंध लेखन डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है, किस टॉपिक पे लिखना है उस टॉपिक को लिखना है, जैसे यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। सबसे पहला आपको चीजें रूपरेखा डालना है। अनुशासन से तात्पर्य क्या है, अनुशासन का महत्व, विद्यालय में अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास और उपसार। लास्ट हेडिंग और फर्स्ट हेडिंग लास्ट हेडिंग आपका सेम होता है सभी में। तो यहाँ पे आपको ये लिखने से, ये रूपरेखा से पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने इतने हेडिंग के अंतर्गत पूरे निबंध को कवर किया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और इसके साथ ही साथ इसकी परिभाषा, इसके अर्थ को ब्लैक पेन से लिखना है। और इसके साथ ही साथ सफाई से रिलेटेड कुछ कोटेशन जानते हो, ब्लैक पेन से 2 लाइन में यहाँ पे लिख दो, 3 लाइन 4 लाइन का बीच में लिखना है। ये चीज का ध्यान देना, कोटेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। इंग्लिश में कोई कोटेशन जानते हो तो लिख दो, बहुत सारे बच्चे लिखे रहते हैं एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। और यहाँ पे इसके बाद इस तरह से लिखा गया है, सभी हेडिंग को इस तरह से डाला गया है, विद्यालय में अनुशासनहीनता का क्या उपाय है, और यहाँ पे सभी के चीजों को इस तरह से लिखा गया है। देखो आपको फर्स्ट 2 से 3 पे सुंदर लिखना है, और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं, उन्हें पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में अगर 2-3 पेज वो जान गए कि सुंदर लिखा है बच्चा, और जो भी प्रश्न का आंसर लिखा है वो सही लिखा है, तो आपको उसी हिसाब से एवरेज नंबर देते चले जाएंगे। और एक चीज का आपको ध्यान देना है
कि जब भी आप प्रार्थना पत्र लिखो, जीवन परिचय लिखो, उसके लिए आपको एक पेज पूरा का पूरा लेना है। ठीक है, अगर उधर एक लाइन आप भरे हो, ठीक है, कोई एक लाइन भरा है, नेक्स्ट अगर हमको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बारी आ रहा है तो इसके लिए हम नया पेज लेंगे, यानी नेक्स्ट पेज से इसको पूरा का पूरा करेंगे। जीवन परिचय को भी ऐसे करेंगे और निबंध को भी ऐसे लिखेंगे कि एक पेज पूरा नया लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।